दिस इज़ दिव्यानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर दैट इज़ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, उसको इजी वे में लर्न करने की टिप्स एंड ट्रिक्स। तो डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डिमांड, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच कंज्यूमर्स आर विलिंग। ये कीवर्ड्स हैं जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल, कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइजेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो कमोडिटी की क्वांटिटी जो कंज्यूमर्स चाहते हैं परचेज करना, दे आर विलिंग टू परचेज एंड एबल टू परचेज, परचेज़ कर भी सकते हैं। चाहना और परचेज़ करने में बहुत डिफरेंस है। चाहना मतलब कि हमारी विश है ये चीज़ कि हम ख़रीद लें, लेकिन हम कब ख़रीद सकते हैं? जब हमारे पास पैसे होंगे। तो जब इंसान के पास चाह भी है किसी चीज़ को ख़रीदने की और ख़रीदने की एबिलिटी भी है, तब उसको डिमांड कहते हैं। उस क्वांटिटी को डिमांड करते हैं जो कंज्यूमर ख़रीदना भी चाहता है और ख़रीद भी सकता है एट वेरियस पॉसिबल प्राइजेज़, बहुत सारे पॉसिबल प्राइजेज़ में, एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जितने भी पॉसिबल प्राइजेज़ हैं उसमें जो क्वांटिटी ख़रीदी जा रही हैं, कंज्यूमर्स विलिंग कर रहे हैं और एबल हैं परचेज़ करने की, वो क्वांटिटी है डिमांड, से कहते हैं डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। अब इसकी टाइप्स पे आते हैं। टाइप्स इसके 5 टाइप्स हैं, 1 2 3 4 5। इस 5 टाइप्स के लिए एक वर्ड है लर्न करने के लिए, जेडिक। JEDIC। अब J स्टैंड्स फॉर जॉइंट डिमांड, E स्टैंड्स फॉर एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट डिमांड, E एक्स एंटे E एक्स पोस्ट, D डिराइव डिमांड, I इंडिविजुअल डिमांड। ये सारे याद रहेंगे क्योंकि ये सारे एक दूसरे के अपोजिट टाइप्स हैं। इंडिविजुअल, मार्केट, एंटे, पोस्ट, एंड C स्टैंड्स फॉर कंपोजिट डिमांड। तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिमांड मीन्स कि एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड एट वेरियस पॉसिबल प्राइजेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट डिमांड ये है जहाँ पे बहुत सारे कंज्यूमर्स की डिमांड के बारे में हम बात करते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स की एबिलिटी और विलिंगनेस टू बाय अ कमोडिटी एट वेरियस पॉसिबल प्राइजेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ मार्केट डिमांड। एक्स एंटे डिमांड क्या है? एक्स एंटे डिमांड है कि हमारी चाह, एक्स एंटे डिमांड इज़ द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर्स वांट टू परचेज और विलिंग टू परचेज। ठीक है, जब ये वर्ड सिर्फ आता है तो एक्स एंटे डिमांड है। एक्सपोज डिमांड क्या है? एक्सपोज डिमांड है जो एक्चुअली क्वांटिटी परचेज हो रही है, ये सिर्फ विलिंगनेस नहीं है, ये एक्चुअल परचेज है। तो एक्चुअल परचेज इज़ एक्सपोज डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या है? जॉइंट डिमांड है डिमांड फॉर 2 और मोर गुड्स जो एक साथ यूज़ होते हैं। ऐसे गुड्स की डिमांड, 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स की डिमांड जो एक साथ यूज़ होते हैं। जैसे बहुत ईजी सा और जनरल सा एग्जाम्पल, पेट्रोल एंड कार। डिराइव डिमांड जब एक डिमांड अराइज होती है बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर अदर। इसमें कैसी डिमांड आती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड आती है, जैसे हाउस या बिल्डिंग। अब हाउस की डिमांड है तो हाउस को बनाने के लिए लेबर की ज़रूरत है, सीमेंट की ज़रूरत है। तो जब हाउस की डिमांड से लेबर और सीमेंट की डिमांड डिराइव होगी, देन दैट इज़ डिराइव डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड क्या है? कॉम्पोजिट डिमांड इज़ डिमांड फॉर दोज गुड्स दैट हैव मल्टीपल यूजेस। ऐसे गुड्स की डिमांड जिनके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि मिल्क, इन्फेंट्स को फीड करने के लिए यूज़ होता है, चीज़ बनाने के लिए यूज़ होता है, पनीर बनाने के लिए यूज़ होता है, मिठाई बनाने के लिए यूज़ होता है, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो कंपोजिट डिमांड इज़ डिमांड फॉर दोज गुड्स दैट हैव मल्टीपल यूजेस। इसके लिए वर्ड है जेडिक, ये याद रखना है। दिस वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दीज टाइप्स। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी हैं हमारी बुक में काफ़ी, पर हमें 7 पढ़ने हैं। ठीक है, 6 और 7 आप पढ़ लीजिए, दैट इज़ इनफ फॉर यू।
इसके लिए वर्ड है पेट्स पिक, बहुत इजी है, पेट्स पिक, पेट्स की पिक, पिक्चर, पेट्स पिक। पी से स्टार्ट करता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक डिटर्मिनेंट है डिमांड का। अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड ऑब्वियस सी बात है कम होगी, और प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी। सेकेंड ई से एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस क्या है? अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में किसी कमोडिटी का प्राइस राइज कर जाएगा, तो वो अभी के प्राइस पे डिमांड ज़्यादा कर देंगे ताकि उन्हें फ्यूचर में ज़्यादा प्राइस में कोई कमोडिटी ना खरीदनी पड़े। सेकेंड एक्सपेक्टेशन क्या हो जाती है? इनकम। अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी इनकम इंक्रीज़ कर जाएगी, तो वो क्या करेंगे, अभी अपनी डिमांड जो उनका मन होगा ख़रीद लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी इनकम इंक्रीज़ करने वाली है, तो आई कैन अफोर्ड। थर्ड एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है? स्कार्सिटी। अगर उन्हें लग रहा है कि कुछ चीज़ें आगे जाके स्कार्स हो जाएंगी, कुछ चीज़ों की कमी हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, उसको अभी से बंडल करना शुरू कर देंगे, तो अभी उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी जब फ्यूचर में उसकी स्कार्सिटी आने वाली हो, स्कार्सिटी की एक्सपेक्टेशंस हों। ठीक है। थर्ड स्टैंड टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या होते हैं? लोगों का टेस्ट, लोगों की चाह। तो ये कौन गाइड करता है? ये सारी हैबिट्स किस पे डिपेंड करती हैं? टेस्ट और प्रेफरेंस। सोशल कस्टम्स में, फैशन में तो सबसे ज़्यादा, और न्यू इन्वेंशन, एडवर्टीज़मेंट, इन सब चीज़ों में टेस्ट और प्रेफरेंस डिपेंड करता है। अगर एक कमोडिटी की तरफ लोगों की प्रेफरेंस है एक कमोडिटी की तरफ, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब ओल्ड फैशन गुड्स है मान लीजिए, ठीक है, अब इनकी तरफ लोगों का टेस्ट नहीं आएगा, इन ओल्ड फैशन क्लोथ्स में लोगों का टेस्ट नहीं होगा, तो इनकी डिमांड घट जाएगी। तो लोगों का टेस्ट जिस तरफ होगा, जिस चीज़ की तरफ होगा, प्रेफरेंस जिस चीज़ को देंगे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और जिसको नहीं देंगे उसकी डिमांड घट जाएगी। S स्टैंड्स फॉर साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज़ मतलब अगर ज़्यादा साइज़ है, ज़्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा डिमांड, पॉपुलेशन कम है तो कम डिमांड, ये इजी था। कॉम्पोजिशन मतलब कि कैसे लोग हैं हमारी पॉपुलेशन के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर जो लोग सामान खरीदने हैं, वो पॉपुलेशन कैसी है। तो अगर यंग है, यंगर्स ज़्यादा है, यंगस्टर्स ज़्यादा हैं, तो कैसी डिमांड होगी? फ़ोन्स की डिमांड होगी, जीन्स की डिमांड होगी, गॉगल्स की डिमांड होगी। और अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो किसकी डिमांड होगी? तो टॉयज़ की डिमांड होगी। तो कॉम्पोजिशन भी अफेक्ट करती है डिमांड को। ठीक, अब आता है हमारा फिफ्थ वर्ड, दैट इज़ पी अगेन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन से हैं? सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्सटीट्यूट्स गुड का सबसे अच्छा एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी। अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफ़ी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आदमी टी भी कंज्यूम कर सकता है और कॉफ़ी भी कंज्यूम कर सकता है, सेम नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ होते हैं टी एंड कॉफ़ी। तो अगर किसी एक चीज़ का प्राइस बढ़ जाए तो वो अपनी वही सेम नीड को सेटिस्फाई कर सकता है दूसरे कम प्राइस वाली कमोडिटी को ख़रीद के, तो कम प्राइस वाली कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस बढ़ने से सब्स्टिट्यूट गुड के इस कमोडिटी का डिमांड बढ़ जाएगा। इसमें सेकंड आता है कौन सा गुड? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो एक साथ यूज़ होते हैं। वैसे ही जैसे पेट्रोल एंड कार, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो कार की डिमांड घट जाएगी। क्यों? क्योंकि कार और पेट्रोल एक साथ चाहिए होंगे, और पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, और जब पेट्रोल की डिमांड कम हो गई तो कार की भी डिमांड कम हो जाएगी। अब आता है वर्ड आई मीन्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जनरली हम इनकम सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी, डिमांड घटेगी। तो जनरल वे में हम ये लेते हैं, लेकिन इसके भी 3 गुड्स होंगे जिनसे ये अफेक्ट करेगी इनकम। तो नॉर्मल गुड्स के लिए हमारा जनरल वाला व्यू भी है, इनकम बढ़ेगी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड घटेगी। इन्फीरियर गुड्स आ जाते हैं। इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है? अगर इनकम बढ़ेगी तो इन गुड्स की डिमांड कम होगी, इनकम एक लेवल के बाद बढ़ने से इन गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। और फिर आता है एक थर्ड, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़। इनएक्सपेंसिव में नेसेसिटीज़ में क्या होता है?
इनकम के बढ़ने से इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़ की डिमांड बढ़ेगी, बट एक लेवल तक बढ़ेगी। उसके बाद ये डिमांड कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद ये डिमांड नहीं बढ़ने वाली, कांस्टेंट रहेगी। सी लास्ट वर्ड है हमारा, 7th वर्ड, दैट इज़ कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज़। कंज्यूमर, सी से 2 चीज़ें आ सकती हैं, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी और क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी। जो आपको ईजी लगे, आपको समझ में आए, जिसको आपको लिखना आसान हो, वो वाला चूज़ करिए। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज़ में क्या होता है कि अगर किसी गुड को बाय करने के लिए कंज्यूमर को लोन मिल रहा है, क्रेडिट मिल जा रहा है, तो वो उस लोन के थ्रू उस चीज़ की डिमांड कर लेगा, डिमांड करना शुरू कर देगा। तो क्या होगा, जिस चीज़ में उसको क्रेडिट प्रोवाइड होगा उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, जिस चीज़ में क्रेडिट नहीं प्रोवाइड होगा उस चीज़ की डिमांड घटी रहेगी। क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या हैं, डिमांड को डिटरमाइन करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी। अगर ठंडी है तो वुलन क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा होगी, ब्लोअर्स की डिमांड ज़्यादा होगी। समर्स हैं तो एसी की डिमांड ज़्यादा होगी, कॉटन क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा होगी। तो इस तरह डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पेसिफिक से याद हो जाएंगे हमको, और टाइप्स जेडिक वर्ड से। डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन क्या है, डिमांड फंक्शन स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। डिमांड फंक्शन क्या करता है, डिमांड में किसी कमोडिटी की डिमांड और उसके बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स जो हमने अभी पढ़े हैं, तो डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स में रिलेशनशिप बताता है, स्टेट करता है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन के लिए एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन DN स्टैंड्स फॉर डिमांड ऑफ द कमोडिटी, N इज इक्वल्स टू F। F क्या है, F इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। P प्राइस ऑफ द कमोडिटी, N यहाँ पे कमोडिटी N है, P प्राइस ऑफ द कमोडिटी N, P1 Pn-1 प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड कमोडिटीज़, Y इज़ द इनकम, T इज़ टेस्ट, E is expectations, H is the size of population, Y with bar stands for distribution of income and G stands for government policy। तो P और Pn-1, P और Pn-1 ये तो बहुत इजी है, याद हो जाएगा, क्योंकि P प्राइस बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है डिमांड का। उसके बाद इन्हें लर्न करने का भी एक इजी सा वे है, जो कि एक सॉन्ग के थ्रू है, दैट इज़ यू तेरा इधर आना, ये गाना है, तो हम उसी से रिलेटेड एक सॉन्ग के थ्रू ये याद करेंगे। यू तेरा इधर होना, YG, तो YG तो हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, तो यू तेरा इधर होना YG, तो इससे हम ये डिटर्मिनेंट्स लर्न कर सकते हैं, इस इक्वेशन के ये डिटर्मिनेंट्स याद हो जाएंगे, यूँ तेरा इधर होना YG। अब आते हैं लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इकोनॉमिक्स के डिमांड में एक एजम्पशन की जाती है दैट अदर थिंग्स विल रिमेन कांस्टेंट और विल रिमेन इक्वल, तो लॉ ऑफ डिमांड में भी ये फॉलो होगा। Law of demand states that other things remaining equal, the quantity demanded of a commodity increases when its price falls and decreases when its price rises। तो क्या कह रहा है कि जब और बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, तब किसी कमोडिटी के प्राइस के फॉल होने से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और उसकी प्राइस के राइज होने से उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है। एजम्पशंस क्या है, एजम्पशन ये है दैट अदर थिंग्स विल रिमेन इक्वल, तो ये लिखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है लॉ ऑफ डिमांड में। एजम्पशंस मतलब कि अदर थिंग्स मतलब डिटर्मिनेंट्स, तो और सारे जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं वो इक्वल रहेंगे, तो एजम्पशन भी यही होगी और सारे डिटर्मिनेंट्स चेंज नहीं होंगे। जैसे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट चेंज, taste and preference should remain constant, price of related commodities should not change, commodity should be a normal commodity, size of populations should not change, distribution of income should not change, no expectation of change in price of the commodity in future,
तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो हम यही बता रहे हैं कि और जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं वो सारे कांस्टेंट रहेंगे। एजम्पशन में अगर डिटर्मिनेंट्स याद हैं आपको तो आप एजम्पशंस भी इजीली लिख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स के लिए मैं वर्ड पहले ही बता चुकी हूँ। अब आते हैं लॉ ऑफ डिमांड के टू इसमें, दैट इज़ डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल क्या है? जब हम लॉ ऑफ डिमांड को एक टेबल के फॉर्म में टैबुलर स्टेटमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व क्या है? जब हम लॉ ऑफ डिमांड को एक कर्व के थ्रू एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं जब लॉ ऑफ डिमांड को, तो वो डिमांड कर्व है। तो डिमांड शेड्यूल क्या कहता है? डिमांड शेड्यूल shows the table. Demand schedule is the table which shows various quantity of a commodity that would be purchased at different prices during a given period of time. तो डिमांड शेड्यूल क्या शो करता है? एक ऐसा टेबल जो शो करता है कि बहुत सारी शो करता है डिफरेंट डिमांड्स, क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो जब ये टेबल एक इंडिविजुअल की डिमांड शो करता है, एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड शो करता है, तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। डिमांड शेड्यूल के टू टाइप्स हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ डिमांड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड सेकेंड इज़ इंडिविजुअल मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो जब टेबल एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड शेड्यूल बताता है तो वो इंडिविजुअल है, और जब काफ़ी सारे कंज्यूमर्स की डिमांड शेड्यूल बताता है तो वो मार्केट है। मार्केट डिमांड शेड्यूल है। अब डिमांड कर्व में आते हैं। डिमांड कर्व क्या है? डिमांड लॉ ऑफ डिमांड को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व के भी टू टाइप्स हैं, फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड सेकेंड इज़ मार्केट डिमांड कर्व। तो जब हम किसी कर्व के थ्रू बताते हैं different quantities of a commodity demanded at various possible prices during a particular period of time, तो वो है डिमांड कर्व। जब हम किसी सिंगल कंज्यूमर का बताते हैं कर्व के थ्रू तो वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, और जब काफ़ी सारे कंज्यूमर्स का मार्केट का एक बताते हैं तो वो मार्केट डिमांड कर्व है। ये इजी है, ऐसे ही याद हो जाएगा, इसके लिए किसी वर्ड की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। रीजंस क्या है डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोप होने में? डिमांड कर्व ऐसे स्लोप करता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, इधर प्राइस आता है और इधर क्वांटिटी डिमांडेड आती है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है? अ चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब किसी कमोडिटी के प्राइस के बढ़ने या घटने से उसके सब्स्टिट्यूट गुड में चेंज आए, और उस सब्स्टिट्यूट गुड के चेंज होने से, उस सब्स्टिट्यूट गुड के रिलेटिव प्राइस के चेंज होने से जब इस गुड की डिमांड में चेंज आए, देन दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट गुड्स ले लेते हैं टी और कॉफ़ी। टी का प्राइस बढ़ रहा है, टी के प्राइस के बढ़ने से कॉफ़ी रिलेटिवली चीपर हो जाएगी, तो टी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि कॉफ़ी रिलेटिव चीपर होगा तो उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, टी की डिमांड घट जाएगी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसको और अच्छे से पढ़ने के लिए आप मेरा पहले का वीडियो देख सकते हैं, मैंने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये तो मैं बहुत ब्रीफ सा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ये क्विक रिवीजन के लिए है, बाकी आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप पहले वाले वीडियोस देख सकते हैं। सिसली इसके लिए एक वर्ड है, इस रीजंस को याद करने के लिए सिसली वर्ड है। सिसली किससे रिलेट कर सकता है? टेटली से। टेटली सिसली इजी है। तो एस स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, आई स्टैंड्स फॉर इनकम, अगेन एस स्टैंड्स फॉर सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, L stands for law of minor utility and I stands for increase in number of consumers. सेकेंड इफेक्ट क्या है? इनकम इफेक्ट। जब कमोडिटी के प्राइस के घटने या बढ़ने से रियल इनकम में चेंज आए और उसकी वजह से डिमांड में चेंज हो, तो दैट इज़ इनकम इफेक्ट। सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, जब किसी कमोडिटी की बहुत सारी यूजेस होते हैं और उसका प्राइस डाउन हो जाता है तो क्या होता है? किसी कमोडिटी की बहुत सारी यूजेस हैं, उसका प्राइस कम हो गया, तो अब वो
काफ़ी सारे यूजेस के लिए यूज़ होने लगेगा। अब बहुत सारे लोग उसको और ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो प्राइस जब कम होगा, प्राइस यहाँ होगा तो डिमांड यहाँ है। जब प्राइस और घट जाएगा तो डिमांड और बढ़ जाएगी। तो यही है सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है कि जैसे जैसे हम यूनिट इंक्रीज़ करते हैं, कंजम्पशन करने की यूनिट इंक्रीज़ करते हैं, तो सेटिस्फैक्शन जो डिराइव होता है उससे वो कम होता जाता है। तो जब ज़्यादा कमोडिटी परचेज़ करने में, ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ करने में सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है तो हम ज़्यादा परचेज़ करने के लिए ज़्यादा प्राइस क्यों देंगे? ज़्यादा परचेज़ करने के लिए हम कम प्राइस देंगे क्योंकि सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है। तो वो भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग के लिए बताता है कि अगर डिमांड किसी चीज़ की तभी बढ़ेगी जब उससे उसका प्राइस कम होगा, क्योंकि ज़्यादा डिमांड होने से उस चीज़ की सेटिस्फैक्शन कम मिलता है। अब आता है इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स। इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स कैसे? किसी चीज़ का प्राइस घट रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, तो अब जो लोग पहले से हैं डिमांड कर रहे हैं वो क्या करेंगे? वो भी और डिमांड कर देंगे। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे अभी तक वो भी अफोर्ड कर लेंगे। तो प्राइस के कम होने से जो डिमांड कर रहे थे उनसे तो डिमांड बढ़ ही जाएगी और जो नहीं कर रहे थे उनसे भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल डिमांड में इंक्रीज़ आएगी प्राइस के कम होने से। तो इसके लिए वर्ड है सिस्ली। सिस्ली से हम रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व लर्न कर सकते हैं। नाउ वी कम टू एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड ऐसे है। एक्सेप्शन क्या होगी? जब डिमांड ऐसे जाएगा। डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इधर से इधर स्लोप करता है। पर जब डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा, नीचे से ऊपर को स्लोप करेगा, तो वो हो जाएगी हमारी एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। सिर्फ नीचे के ऊपर नहीं, डाउनवर्ड स्लोपिंग के अलावा बैकवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, कैसा भी स्लोप कर रहा है डिमांड कर्व तो वो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। तो इसको लर्न करने के लिए एक्सेप्शंस लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या हैं उसको लर्न करने के लिए एक वर्ड है फैटीग। तो फैटीग होता है, जैसे उस वर्ड से अराइव हुआ है फैटीग। तो फैटीग अब लर्न कर लीजिए ये वर्ड, इससे हमें एक्सेप्शंस याद हो जाएंगे। तो एफ से हो गया चेंज इन फैशन, एफ से फैशन, ए से आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील, क्यू से क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप, ई से एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइजेस, अगेन ई से इमरजेंसीज एंड जी से गिवन गुड्स। तो एफ से पढ़ते हैं चेंज इन फैशन। फैशन के चेंज होने से क्या होता है? अगर किसी गुड का फैशन चेंज हो गया और उसका प्राइस कम हो गया, उसका प्राइस भी कम हो गया तो क्या हो गया? उसकी डिमांड ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि वो फैशन में नहीं है, ओल्ड फैशन है, तो डिमांड कम ही रहेगी। तो ये एक एक्सेप्शन है। व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड? प्राइस के इंक्रीज़ करने से डिमांड डिक्रीज़ हो जाए, पर यहाँ क्या हो रहा है? प्राइस के डिक्रीज़ करने से डिमांड भी डिक्रीज़ कर रही है, तो ये एक एक्सेप्शन है। आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील मतलब गुड्स ऑफ कॉन्स्पीशियस कंजम्पशन। कॉन्स्पीशियस कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इकोनॉमिक्स में, इस चैप्टर में काफ़ी बार पूछा जाता है और बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो ये वर्ड याद रखिए दैट आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील मीन्स गुड्स ऑफ कॉन्स्पीशियस कंजम्पशन। कॉन्स्पीशियस कंजम्पशन गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जिनके प्राइस ज़्यादा होने पर भी उनकी डिमांड ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि ये सब क्या शो करते हैं? ये सब वेल्थ शो करते हैं। तो ऐसे गुड्स की डिमांड जो वेल्थ शो करते हैं, उनकी जब उनका प्राइस बढ़ जाता है तो इनकी डिमांड और ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो और वर्दी हो जाते हैं और ज़्यादा पैसा लगता है उनमें। तो रिच लेडीज़ क्या करती हैं? जब ज़्यादा किसी चीज़ का प्राइस हो जाता है तब वो ख़रीदती हैं, ताकि वो शो कर सकें कि ज़्यादा प्राइस में हमने ये चीज़ ख़रीदी है, बस कितना पैसा, अपना पैसा शो करने के लिए। क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप में क्या है कि अगर प्राइस ज़्यादा होता है तो लोगों को लगता है इस चीज़ की क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी है। तो प्राइस ज़्यादा है मतलब क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है तो डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेज, ये भी एक एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमांड। Expectations about future prices. If price of a commodity is rising today and it is likely to rise in more in the future,
अगर किसी चीज़ का प्राइस आज भी बढ़ रहा है वो आगे भी बढ़ना है, तो क्या करेंगे लोग, आज उस सामान को ख़रीद लेंगे एट हायर प्राइजेज ऑल्सो। आज ज़्यादा प्राइस में भी उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो ये एक एक्सेप्शन है। और आज मान लीजिए प्राइस कम है और फ्यूचर में प्राइस और कम होना है, तो वो आज के करंट लो प्राइजेज में भी उसकी डिमांड कम ही रखेंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्शन। एमरजेंसीज़ के टाइम में क्या होता है कि लोगों को लगता है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में गुड की शॉर्टेज हो जाएगी, तो वो आज के हाई प्राइस में भी डिमांड ज़्यादा कर देते हैं, तो ये भी एक एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमांड। जी स्टैंड्स फॉर गिवन गुड्स। गिवन गुड्स कैसे गुड्स हैं? गिवन गुड्स ऐसे गुड्स हैं जिसमें आदमी अपनी इनकम का लार्जर पार्ट स्पेंड करता है, और वैसे इन्फीरियर गुड्स हैं जिन पे आदमी अपनी इनकम का लार्ज पार्ट स्पेंड करता है और डिमांड जिसकी फॉल होती है प्राइस के फॉल होने से। प्राइस के फॉल होने से इसकी डिमांड भी फॉल कर जाती है। अब इसका रीज़न मैंने डिटेल में पहले की वीडियोस में बताया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। अब आते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व मतलब कि डिमांड कर्व में ही मूवमेंट, डिमांड कर्व से अलग मूवमेंट नहीं। और शिफ्ट इन डिमांड कर्व मतलब शिफ्ट पहले ऐसा था और अब इधर शिफ्ट हो गया, तो दैट इज़ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व किस वर्ड से, किससे रिलेटेड है? प्राइस से। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व प्राइस से रिलेटेड है। और शिफ्ट इन डिमांड कर्व अदर फैक्टर्स एक्सेप्टिंग प्राइस, प्राइस को छोड़ के और सारे फैक्टर्स से रिलेटेड है। सिंगल पढ़ते हैं और फिर डिस्टिंक्शन बाद में पढ़ेंगे। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व प्राइस से रिलेटेड है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को और क्या कहते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का रिलेशनशिप है, बहुत पढ़ा है हमने। तो मतलब कि जब प्राइस और जब क्वांटिटी डिमांडेड के चेंज होने की बात आएगी तो प्राइस में चेंज होगा, प्राइस से रिलेटेड है वो, और वही चीज़ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है। इसके 2 टाइप्स हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मतलब क्या है कि डिमांड का बढ़ना, इसमें हम प्राइस का रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तो प्राइस के घटने से जब डिमांड बढ़ जाती है दैट इज़ एक्सपेंशन ऑफ द डिमांड। और प्राइस कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि डिमांड का कम होना, कॉन्ट्रैक्ट करना। तो प्राइस के बढ़ने से जब डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, घट जाती है, देन दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डायग्राम से देखते हैं, ये है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो डिमांड यहाँ से स्टार्ट हो रही, जब कोई चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो वो बढ़ेगी तो इस तरफ जाएगी, ठीक है। ऐसी है कोई चीज़ इधर को बढ़ रही है तो बढ़ेगी, तो मतलब इस पॉइंट से इधर जा रही है तो ज़्यादा होगी। तो जब डाउनवर्ड स्लोप करेगा, जब मूवमेंट डाउन होगा, दैट इज़ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और जब यहाँ से मूवमेंट कम हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डिमांड इतने से सिर्फ इतनी बच रही है, देन दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड मूवमेंट अप हो रहा है, ऊपर की तरफ कम होती जा रही है डिमांड, तो वो है मूवमेंट अप, ठीक है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व मीन्स चेंज इन डिमांड। शिफ्ट में क्या होता है? पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, या फिर राइट को या तो लेफ्ट को। इस पर क्या क्या है टाइप्स? इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है, और शिफ्ट इन डिमांड कर्व के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चेंज इन डिमांड, इस पे अदर फैक्टर्स एक्सेप्टिंग डिमांड, एक्सेप्टिंग प्राइस, प्राइस को छोड़ के और सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट लिया जाता है। तो इंक्रीज़ इन डिमांड मतलब कि राइटवर्ड शिफ्ट, ये है। अब ऐसे है डिमांड कर्व, यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया तो वो है इंक्रीज़ इन डिमांड। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे इतनी थी और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड अब ज़्यादा हो गई, तो वो इंक्रीज़ इन डिमांड है राइटवर्ड शिफ्ट में। और डिक्रीज़ इन डिमांड क्या है? डिक्रीज़ इन डिमांड इधर था और इधर हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड पहले इतनी थी और फिर कम हो गई, तो वो है डिक्रीज़ इन डिमांड। डिक्रीज़ इन डिमांड होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट में। तो ये प्राइस की वजह से इफेक्ट होता है और ये अदर फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट होता है। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन देख लेते हैं दीज टू। तो नो नॉट दीज टू, बट डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड
एक्सपेंशन मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट और इंक्रीज इन डिमांड मतलब राइटवर्ड शिफ्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब अपवर्ड मूवमेंट, एक्सपेंशन इज डाउनवर्ड एंड कॉन्ट्रैक्शन इज अपवर्ड। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मीन्स अपवर्ड मूवमेंट एंड डिक्रीज इन डिमांड मीन्स लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इधर को शिफ्ट। तो इस पे हम डिस्टिंक्शन, 3 डिस्टिंक्शंस हैं हमारी बुक में भी, हम उसी बेसिस पे इनका डिस्टिंक्शन करेंगे। इस बेसिस को लर्न करने के लिए आपको 3 चीज़ें बस याद करनी है। फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, सेकेंड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न एंड थर्ड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम। तो प्राइस में आप क्या बताएंगे? प्राइस में आप बताएंगे कि प्राइस से कैसे इफ़ेक्ट होती हैं ये चीज़ें। तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड प्राइस से कैसे इफ़ेक्ट होती है? एक्सपेंशन मीन्स कि प्राइस के घटने से जब डिमांड बढ़ जाए दैट इज़ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, और प्राइस के कांस्टेंट रहने से जब डिमांड बढ़ जाए तो इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस के घटने से, प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट जाए दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एंड प्राइस के कांस्टेंट रहने से डिमांड घट जाए दैट इज़ डिक्रीज इन डिमांड। ये हो गया पहला डिफरेंस। रीज़न क्या है? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का रीज़न क्या है? प्राइस का घटना। इंक्रीज इन डिमांड का रीज़न क्या है? चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर दैन प्राइस। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का रीज़न क्या है? इंक्रीज इन द प्राइस। और डिक्रीज इन डिमांड का रीज़न क्या है? चेंज इन फैक्टर्स अदर दैन द प्राइस। डायग्राम क्या है? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, मूवमेंट डाउनवर्ड along the demand curve, and increase in demand, complete rightward shift of the demand curve. Contraction of the demand, movement upwards the demand curve. It is the movement along the demand curve, and decrease in demand curve is the rightward shift of the complete demand curve. तो यहाँ से हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स ख़त्म होती हैं इस वाले चैप्टर को लर्न करने की। ईज़िली कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।